एक लेडी लॉयर को एक गुड लॉयर की एक्सेप्टेंस नहीं। ये 25-26 साल की लड़की की शादी हो जाएगी, प्रोफेशन में आने के बाद ये घर गृहस्थी में बस जाएगी, इसका दिमाग वैसे ही आधा रह जाएगा। नमस्कार साथियों। आज हमारे भारत फर्स्ट टीवी के मंच को साझा करने वाले विशेष मेहमान जिनसे मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा, उससे पहले मजरू सुल्तानपुरी की दो लाइनें हमारे खास मेहमान पर याद आ गई हैं। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसी आज के कारवे में हमारे साथी हमसफर हैं दिल्ली हाई कोर्ट के प्रखर अधिवक्ता मनीषा शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार गौड साहब। आपका स्वागत है। आपने हमारे चैनल को मंच को साझा किया। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, बचपन में छोटी फ्रॉक घर से फुदकना और वहां से दिल्ली हाई कोर्ट की मनीषा शर्मा जी तक पहुंचने के सफर में आपने कैसा कुछ खास पाया, उस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो धन्यवाद गौर साहब, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि बचपन में छोटी सी फ्रॉक पहनकर पुदकने वाली बेटियां, चाहे वो मनीषा शर्मा या कोई और, किसी मंच पर कैसे पहुंचती हैं, और मैं अपना मंच भी बताऊंगी मैं कैसे पहुंची। मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा तो नहीं कहूंगी, बड़े से गांव में एक बहुत ही विद्वान पिता की पुत्री हूँ, जी। जो डॉक्टर भी थे, जो पॉलिटिशियन भी थे, जो हाई क्वालिफाइड भी थे। सबसे छोटी पुत्री हूँ और मुझे हमेशा स्पेशल दर्जा मिला क्योंकि सबसे छोटी थी भाई बहनों की। 3 साल की उम्र में मैं मेरठ हॉस्टल में आ गई और 3 साल से लेकर एलएलएम फर्स्ट ईयर तक मैं मेरठ में ही पढ़ती रही। अच्छे साइज की बैकग्राउंड रही। फिर वकालत में मैंने एडमिशन लिया और एलएलएम में मैंने टॉप भी किया यूनिवर्सिटी को। और एक स्पेशल तीर माँ बाप ने ही कराया था कि ये बच्चा हमारा स्पेशल है, छोटे को वैसे भी प्यार मिलता था। तो एक इनबिल्ट क्वालिटी बचपन में आ गई थी कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना। क्यों? उस अलग की कड़ी 9th क्लास से, उस जमाने में 9th में स्ट्रीम आ जाती थी, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। उसमें भी साइंस में बायोलॉजी और मैथ्स की स्ट्रीम आ जाती थी। तो पता चला कि लड़कियां जो है मैथ्स कम लेती है, तो मैंने मैथ्स के साथ पढ़ाई की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपटीशन वगैरह उस ज़माने में टफ थे, जो इंजीनियरिंग वगैरह के, वो चांस नहीं ईश्वर को देना था या मेरी डेस्टिनी वकालत में तय थी। मेरे मन में था मैं कुछ डिफरेंट करूं, मैं सिविल में वकालत ना करूं, मैं आम वकालत ना करूं, लेबर केस, मैट्रिमोनियल केसेस ओनली, मैं कुछ नया करूं। तो पता चला मर्डर केस सबसे हाई प्रोफाइल होते हैं। तो मेरा झुकाव मर्डर केस की तरफ रहा, रेप केसेस की तरफ रहा, डेकोइटी केसेस की तरफ रहा। उस वक्त ज्ञान नहीं था, पर एक गुरु बहुत अच्छे मिले, नाम लेना चाहूंगी, जहां भी हैं वो स्वर्ग में, जी। श्री एस के सक्सेना साहब, रिटायर्ड एएलए ऑफ सीबीआई। उनके साथ मेरा जो है साथ बना एज ए जूनियर। तो सीबीआई के केसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हैं, वो भी करने का मौका मिला। इस चुनौतीपूर्ण पुरुष प्रधान पेशे में जब आपने कदम रखा, तो क्या कभी ये फील हुआ आपको कि कहीं सिलेक्शन में कुछ गलती हो गई हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात! कभी भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है मुझे आज भी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा किसी और लाइन में सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे ईश्वर ने कोई और लाइन ना देके इधर धकेल दिया। मैं इसी पेशे के लिए बनी थी और मेरी पर्सनैलिटी पे ये 500% टूट क्या पड़ा है। क्या ये प्रोफेशन मेरी रूह में वकालत का पेशा है। मैं खाने बिना रह सकती हूँ। एक मोमेंट पे मुझे अपनी अनमैरिड लाइफ से अगली ज़िंदगी में आना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। मुझको ये प्रोफ़ेशन एज़ अ करियर चाहिए। अच्छा, इस प्रोफ़ेशन में शुरुआती दौर में आपको किस तरीके की इस परेशा प्रोफ़ेशन में मुझे भी और मेरे बाद आई हुई बहनों को भी, या मुझसे पहले भी, सबसे पहली बात तो इस प्रोफ़ेशन में क्लाइंट के थ्रू एक लेडी लॉयर को एक गुड लॉयर की एक्सेप्टेंस नहीं। सबसे बड़ी तो वो तो हो सकता है आज भी वो 50% कम हो गई हो, पर मेरे ज़माने में अब से 30 साल पहले वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। एक लेडी लॉयर को आप लेबर के केस दे देंगे, आप मैट्रिमोनियल भी दे देंगे, हल्के-फुल्के खर्चों के भी दे देंगे और 138 चेक डिसऑनर के भी दे देंगे, पर हाई प्रोफाइल केसेस
बढ़िया केसेस, मर्डर केसेस, पीसी एक्ट केसेस देने में एक्सेप्टेंस नहीं थी। दूसरी एक्सेप्टेंस ये नहीं थी कि 25-26 साल की लड़की की शादी हो जाएगी प्रोफेशन में आने के बाद, ये घर गृहस्थी में बस जाएगी, इसका दिमाग वैसे ही आधा रह जाएगा। अगला हर्डल जो था बच्चा हो गया तो फिर तो वो दिमाग जो आधा रह गया था हो सकता है एक चौथाई रह जाए। इस तरह के चैलेंजेस समझ से थे। हर वक्त क्राइट के दिमाग में ऐसा भी रहता था। मैं आपको किस्सा सुनाऊं, मैं नाम नहीं लूंगी। हरियाणा के बहुत बड़े लीडर्स के केस से मैं एसोसिएटेड रही। जब हरियाणा के लोग उस केस में मिलने आए तो कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बिठा दिया गया। तो उनका रुख मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं था कि शी इज ए लेडी, ऐसे रुख था मेरी तरफ कि ये क्या करेगी, जब बड़े साहब आएंगे वो बात करेंगे। तो बड़ी ऐसी आई जब वो फाइल्स मिली, बहुत मोटी मोटी फाइल्स सीबीआई की, रात दिन पढ़ के पूरी ग्रिप थी, वो सब ब्रीफिंग में ही करती थी कि कोर्ट में पेश होती थी, बहस करती थी। तो वो एक्सेप्टेंस मुझको जब मिली उन लोगों से जिनके नज़रों में फीमेल लॉयर जो है कुछ है ही नहीं, बढ़ती नहीं है, जस्ट टू असिस्ट दिस सीनियर लॉयर्स, ऐसा उस जमाने में था। इसके अलावा चैलेंजेस और भी थे। ये प्रोफेशन है एक नोबल और इंटेलेक्चुअल का प्रोफेशन है, बट जो वर्क प्लेस है वहाँ आपको अच्छा और बुरा दोनों आदमी आएगा। उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ प्रोफेशन पे भी पड़ता है। लड़कियों के लिए वो चैलेंज रहता है। अपने आप को बड़ी साफ छवि के साथ आपको कैसे निकाल कर ले जाना है। ये शुरुआती दौर के 5-7 साल एक लड़की को उतना समझदार होना बड़ा ज़रूरी है कि साफ छवि के साथ आदमी के कदम से कदम मिलाते हुए प्रोफेशन की ग्रिप करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इफ आई कैन डू, मैं एक गाँव की लड़की हूँ, एक बहुत टिपिकल खानदान की लड़की हूँ। मैं ये समझती हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़ें। चैलेंजेस तो हैं, पर उनको स्वीकार करना भी ज़िंदगी में जी, मज़ा आ जाता है स्वीकार कर। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ दोनों तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो आपने उस सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए अपने क्या सिद्धांत बना के रखे? एक प्रोफेशनल वो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, जी, एक दायरा तो अपना, दो दो तरह की हमारी ज़िंदगी है। हम एक क्रिमिनल से भी बात करेंगे क्योंकि हम उसका केस कर रहे हैं। हम क्रिमिनल केसेस भी करेंगे और उससे मीटिंग भी हमारी होंगी। एक उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन हमको एक दायरा तय करना पड़ेगा। हम एक प्रोफेशनल हैं। मैं तो हमेशा ये बोल जाती हूँ कि मैं एक फीमेल, मैं एक ब्लैक कोट में लॉयर हूँ। कोई मरीज, क्लाइंट भी मरीज होता है, डॉक्टर और मरीज जैसा ही हमारा भी रिश्ता। मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने आया है, तो आपको एक दायरा तय करना पड़ेगा, कभी पर्सनल नहीं होना। किसी इमोशनल एस्पेक्ट का जो कोर्ट में प्रोसीडिंग है, एक वकील के दिमाग पे कई बार तो असर ना हो, और अगर असर है उसका इफेक्ट आपके वक्त पे नहीं आना चाहिए। और दायरा तो हमेशा ही तय करो। जब भी किसी ने अपने दायरे छोड़े, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, चाहे वो वकील है चाहे वो कोई इंसान है, कुछ ना कुछ दायरे से छोड़ के अगर डेविएट हुआ है तो कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ गलत। इस पेशे में मैम कितने दिन हो गए आपको? मुझे 31 ईयर्स हो गए। 31 ईयर। इस 31 ईयर में वो प्रोमिनेंट, वो प्रमुख केसेस जिन्होंने आपको प्रसिद्धि दिलाई हो, जिनमें आपको काम करने में बहुत मज़ा आया और आपको लगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिली कि यहाँ मैंने लोगों को जस्टिस दिलाया जिनको मिलना चाहिए था न्याय। सबसे पहले जो प्रसिद्धि की बात आती है, जी, जहाँ मैंने नेम, फेम एंड मनी जी, ऑल्सो, जी, वो इनिशियल स्टेज में मेरे पास शिवानी भटनागर मर्डर केस, एक जर्नलिस्ट थी, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली पुलिस थे, एज ए स्पेशल पीपी हुआ था। इसी तरीके से पूरन देवी मर्डर केस 2001 में 25 जुलाई को मर्डर हुआ था, आपको अगर याद हो, पूनम देवी जी, जी, पे हमारी पॉलिटिशियन, वो केस मिले तो वहाँ मेरी सरकार से फीस भी ये सालों साल चले। पूनम देवी केस तो तकरीबन 13 साल चला। जी, और शिवानी भटनागर मर्डर केस भी 2002 से 2008 तक चला है। तो प्रसिद्धि भी मिली, डेली डेली केस का लगना, बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ जो है खड़े होना, और टफ से टफ विटनेस या सिचुएशन को टैकल करना, जो मैं कहूँ वो एक निखार आया, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल, इंडिया के हाई प्रोफाइल केसेस थे।
मैं इससे पहले जेसिका लाल मर्डर केस में भी उस टीम का पार्ट थी। मेरे गुरुजी और मेरे एसोसिएट्स थे, उसका भी मैं पार्ट रही। मैं शुरू में 1995 जनवरी में पार्ट थी, हवाला केसेस था। हम जैन बंधुओं को रिप्रेजेंट करते थे और वो 34 चार्जशीट थी, जिसमें सारे इंडिया के बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस थे। आप कभी पढ़े गूगल पे देख लेना। मैं उसमें सबसे कम एज की बकी। उसमें उस वक़्त राम जेठमलानी जी भी उसका पार्ट रहे। जबलपुर के राजेंद्र सिंह सर भी उसका पार्ट रहे। तो मुझे वो केस क्या होते हैं, बड़े लोग कौन होते हैं, केस कैसे किए जाते हैं, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। रोमेश शर्मा के 14 केसेस का मैं उस टीम का पार्ट रही। जेसिका लाल वाले केस में मैं टीम का पार्ट रही। पर्सनल लेवल पे मैंने शिवानी, पूलन दे दी। मैं तेलगी के 6 केस थे, उस टीम का पार्ट थी। और करते चले गए। इसके अलावा डिफेंस के सीबीआई के काफ़ी बड़े-बड़े केसेस में मैं पार्ट रही। डिफेंस की तरफ से मेस्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री रीटा सिंह मैडम है, उनके 5 केसेस सीबीआई के थे। अपोलो हॉस्पिटल के सीबीआई और दिल्ली पुलिस के केसेस, जिसमें एक में राहुल महाजन वाला ड्रग्स का केस था, उसको एक पैरेलल केस हुआ था। अपोलो हॉस्पिटल्स के 9 इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड स्टाफ, वो उन लोगों का केस था, वो किया। एमबी का केस था एक सीबीआई का, वो किया। तो उन सब केसेस को करने में हाई प्रोफाइल केसेस थे, बड़े लोग उसमें शामिल थे। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात मैं बता दूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में व्हाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं। क्राइम तो होता है, केस भी फेस करना होता है, बट दे आर इधर आईएएस, आईपीएस, एमपी, पब्लिक सर्वेंट और एसोसिएटेड लोग। तो उन केसेस को करने में और भी मजा आता है, क्योंकि वो बेसिकली क्रिमिनल नहीं होते, ड्यू टू सम मिस्टेक कहीं फंस जाते हैं। तो ये सब केसेस को मैंने इंडिपेंडेंटली या एज पार्ट ऑफ टीम किया, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रूह भी बस नहीं, वकालत। मनीषा जी, फूलन देवी के केस के फैक्ट से तो आप वाकिफ हैं ना, और आपने उन पर बनी फिल्म बैंडेड क्वीन की हुई। क्या कभी आपको लगा कि फिल्म और वास्तविकता में कुछ डिफरेंस है? फ़िल्म थोड़ा ड्रामा स्टाइल में दिखाई जाती है, क्योंकि मैं पूनम दीदी की पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड ये केस था नहीं, इसलिए मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगी। बट केस था उनके मर्डर से रिलेटेड, और मर्डर केसेस डिपेंड होते हैं आई विटनेस सर्कमस्टेंशियल। 25 जुलाई 2001 को वो संसद गई थी, जब लोटी थी, तो उनका मर्डर हुआ था। उसका आई विटनेस था दिल्ली पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन दिल्ली पुलिस। हम उसमें प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो सारा मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, कैसे कॉन्स्पिरेसी हुई, कौन-कौन शामिल हुए, ये सब का मैं पार्ट रही। इसलिए उससे पहले इस चीज़ पे मैं नहीं करूँगी। फ़िल्म में एक ड्रामा होती है, फ़िल्म जेसिका लाल पे भी बनी है, नो वन केस जैसे कि ये भी बनी है। फ़िल्म और भी सच्ची घटनाओं पे है, तो थोड़ा-सा ड्रामा तो वहाँ होता है। सेट्स आर समथिंग डिफरेंट और प्रेज़ेंटेड इन सम डिफरेंट वे। पेशे में कभी कोई ऐसा केस आया हो या कोई वाकया ऐसा रहा हो जिसने आपके अंतर्मन को झकझोर लिया हो? हाँ, ऐसे ऐसा केस तो मैं कहूँगी कि मैं आज की डेट में भी कर जिसने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया। 2017 में एक मर्डर केस आया था, जी। जहाँ जब भी शुरू में एज़ अ क्रिमिनल लॉयर मैंने ये सीखा, 2017 से पहले अगर आग लगी है तो चिंगारी ज़रूर। निश्चित, निश्चित से बिल्कुल। अगर किसी ने क्राइम किया है या पार्ट ऑफ क्राइम रहा है नोइंगली अननोइंगली, तो केस रजिस्टर्ड होते हैं। 2017 तक मेरा ये मानना था। लेकिन 2017 में मेरे पास एक मर्डर केस आया, एक डिफरेंट कम्युनिटी के मेल का, उस पर चार्ज था एक फीमेल का जो डिफरेंट कम्युनिटी से थी। और कुछ हवा ऐसी थी दोनों कम्युनिटी में, आज भी इंडिया में एक एनिमिटी है। आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनका मैंने टेस्ट था। और प्रोसिक्यूशन ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का भी कुछ ऐसा रोल मुझको दिखा कि उसकी कम्युनिटी के कारण उसको इम्प्लीकेट कर दिया गया, मरने वाली के फैमिली मेंबर्स या किसी और के कहने पे कि नहीं, बिकॉज़ वो दूसरी कम्युनिटी से लड़का था। जी। मैं जेल में गई, तिहाड़ जेल में, कई बार उससे मिली, और जिस दिन मुझको यकीन हो गया कि ये इनोसेंट है, वो मर्डर नहीं था, दैट वाज़ एक्सीडेंटल डेथ। मैं बहुत सेक्युलर माइंड की लेती हूँ कि मेरी नज़रों में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बहुत तब अच्छा। मुझको ये पता लगा।
मैं अपने हर केस में जहाँ क्लाइंट ने मुझे एंगेज किया है, चाहे वो क्राइम करके आया है चाहे नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी फ़ॉल्स इम्प्लीकेशन ही। एक वकील का धर्म है, जो भी उसको काम दिया गया है क्लाइंट से, उसको वो पूरी निष्ठा के साथ करे और जस्टिफाई करे अपने क्लाइंट को। पर जब मुझको ये पता लगा उस केस में, मेरी अपनी ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च से कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, ये मर्डर नहीं है, तो मैं ये समझती हूँ कि 100% नहीं, शायद मैंने 500% उस केस में दिया और उस मर्डर केस में मैंने उस लड़के की 6-7 महीने में बेल करा दी गुड। और मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि मैं उसको छुड़ा के बाहर ले आऊँगी। अभी चल रहा है वो लास्ट स्टेज पे। उसने मेरे दिल को बहुत वाह! क्या क्या कोई ऐसा केस गुज़रा जिसके हारने का कोई मलाल रह गया हो? मैं अगर याद करूँ तो कोई भी अच्छा बड़ा केस मैं कभी भी नहीं हारी। एक्सीलेंट, क्या बात! हाँ, और इसका पक्का है मुझे और मेरे परिवार को कि मैं कोई केस हारी मैं। कंप्रोमाइज़ 2-4 केसेस ज़रूर हुए हैं, जहाँ हो सकता था कि शायद कोई रिजल्ट पॉज़िटिव, बट एक वकील का काम है कि अपने क्लाइंट के काम को निकाल के ले आने। उतनी ट्रिक और उतना हुनर में रख के। जी, महिला अधिवक्ता होने के नाते महिला उत्पीड़न के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महिला उत्पीड़न एक बड़ा ही वाइड वो है। अगर आप लीगली पूछना चाहते हैं तो बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे पहले तो हम हमारी आईपीसी जो थी उसमें प्रावधान थे। एक दहेज जैसी जी, इविल सिस्टम हमारे यहाँ था। उसके बाद एक 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस आया, जिसमें औरतों को प्रोटेक्शन भी मिला, रेजिडेंस का राइट भी मिला, मेंटेनेंस का भी प्रोविज़न है, नेम कॉलिंग का लीगल जो होता है उससे भी उसको सेव किया गया और उसको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल सब तरह की जो भी उसके साथ घटनाएँ घटती थी उसके खिलाफ उससे सेव किया गया। महिलाओं का उत्पीड़न इंडिया में होता था, जैसे सती प्रथा मैं ये समझती हूँ गलत थी, दहेज प्रथा गलत थी, चाइल्ड मैरिज गलत थी। पर आज के परिवेश में अगर मैं कहूँ, उत्पीड़न जैसी चीज़ें और अधिकार बहुत हैं। जैसे मेंटेनेंस का अधिकार या इस तरह के केस जो सिर्फ़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स है, पूरे इंडिया में बनी हुई है, कि जो औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों से, मैट्रिमोनियल अपराधों से उनकी रक्षा करती है। लेकिन कहीं न कहीं मैं इसको 10-20% इसका मिसयूज़ भी देखती अच्छा। कानून का। फ़ेवरेबल क्योंकि आज महिला उतनी कमज़ोर नहीं है। जितन जब ये कानून बने थे, उस वक़्त महिला पर्दानशी थी या वर्किंग नहीं थी या वर्किंग थी तो एक डिफरेंट लाइन में बढ़ती थी लाइक टीचिंग में या कोई और छोटा-मोटा बिज़नेस या विद फादर, विद हस्बैंड, विद ब्रदर या बड़े ही कैटेगरिकली कोई ऐसे प्रोफ़ेशन में जहाँ मेल का साथ कम हो। आज महिला वकील भी है, महिला जज भी है, महिला पुलिस भी है आप तो जानते हैं, महिला डॉक्टर भी है, महिला बहुत बोल्ड भी है, जासूस भी है, बिल्कुल। पॉलिटिशियन भी है। जो महिला पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है बेचा और पढ़ी लिखी है। मैं 10-20% तबके की बात नहीं कर रही जो अनपढ़ है, इसकी बात नहीं कर रही, पर 80% तबका आज इंडिया में भी बहुत एडवांस्ड है। मैं तो अगर उस अनपढ़ तबके की भी बात करूँ, मेरे घर भी कुछ मेड सर्वेंट्स आती हैं, तो वहाँ भी उतनी जागरूकता मैं देख रही हूँ। तो थोड़ा-सा कानून का मैं मिसयूज़ भी देखती हूँ। जैसे एक मेंटेनेंस की बात है, हालाँकि कोर्ट की ओपिनियन आ रही है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की भी ओपिनियन आने लगी है। अगर दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, इक्वल प्लेटफ़ॉर्म पे अर्न कर हुए हैं, तो शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस और वो एक आलसी व्यक्ति की तरह घर नहीं बैठ सकती। तो उस तरीके से एक उत्पीड़न महिला का ही नहीं, पुरुष का भी थोड़ा-थोड़ा होने लगा है। थोड़ा-सा मैं सुधार चाहती हूँ कि दोनों को सेफ्टी मिले। अदरवाइज़ तो कानून है ही महिलाओं के फ़ेवर में, ठीक है। पर अंधे होकर एक महिला होते हुए मैं उसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाई मैं कि मैं 100% करूँ। मैं उसको 75% सपोर्ट कर जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मनीषा जी, जी, जो युवा लड़कियाँ इस प्रोफ़ेशन में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश? प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है। जी, प्रोफ़ेशन में आना चाहिए मगर एक दायरा ज़रूर निश्चित करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा
अच्छे घरों की लड़कियां ही वकालत करती हैं इतनी हायर एजुकेशन करने के बाद, क्योंकि वकालत के बाद भी 2-3 साल की लर्निंग होती है जिसे आप जूनियर लॉयर कहते हैं। तो आप 23 से 24 साल की वकालत करके 26 से 27 साल तक होते-होते सेट हो रही हैं, तो आपका सामना अच्छे बुरे लोगों से होगा, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म ही क्राइम, क्रिमिनल, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और अदर ऑफेंसेस का है। तो एक दायरा तय करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले खुद को एक लिमिट में रखना पड़ेगा। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम महिला होके खुद अपनी लिमिट तय कर लेते हैं, तो वर्ड बड़े अजीब से मुँह पे आ रहे हैं, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, जो उस लिमिट को क्रॉस करके हमको कोई ऐसा चैलेंज दे सके कि जिस पे हमें समाज के बीच में कुछ शर्मिंदगी उठानी। ऐसा। मेरी सभी बिल्कुल। आप ऐसे पेशे से जुड़े हैं जहाँ डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग समस्या लेकर के आते हैं। आज भारतीय बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति का जो सवार है भूत, आपको क्या लगता है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं उतना भूत जो आपने वर्ड यूज़ किया, पाश्चात्य सभ्यता का उतना भूत मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या बात! हम लोग भी पढ़े, कोएड कॉलेजेस में पढ़े, बॉयज़ के साथ पढ़े, फैशनेबल भी रहे। समय की रफ्तार के साथ जो व्यक्ति नहीं चलता वो पिछड़ जाता है, ये मेरा मानना है। रफ्तार को हमने भी पकड़ा, और सच बताएं तो मैं 25 साल के बेटे की माँ हूँ, और मैं उसके साथ भी उस रफ्तार को पकड़ने की कोशिश करती हूँ जो मेरे से अगली जनरेशन की है। मगर पाश्चात्य सभ्यता की कुछ चीजों को भारतीयों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले वो लाइफस्टाइल, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ड्रिंक करना है, वाइन की ड्रिंकिंग है, चाहे वो नंगा है, बहुत अच्छा। वो पाश्चात्य सभ्यता के मैं खिलाफ हूँ। नंबर 1। आप साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जाइए, आप अपने मन की कीजिए, आप अच्छा वस्त्र पहनिए, फैशनेबल भी वस्त्र पहनिए। आप पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से आप घर में पार्टी भी कीजिए, दोस्त भी बनाइए। मेल फीमेल के डिफरेंस को भी आप खत्म कर सकते हैं, कर दीजिए, और नहीं तो आपका प्रोफेशन लाइक माय प्रोफेशन खत्म कर देगा। लेकिन हम पाश्चात्य शैली में न रहते हैं, ना पले बड़े हैं, ना हमारे घर खानदान अल्टीमेटली चाहे कोई कितना भी एडवांस हो, आया तो एक खानदान से है ना, तो उस सभ्यता को एक एडवांस सभ्यता के तौर पे तो अपनाओ, पर उस सभ्यता की जो इंडिया की सोसाइटी में बुराइयों के तौर पे ना जियोता, कपड़ों का चुनाव। आप वो ऐड जिनको इंडिया में ऐप कहा जाता है, वो वहाँ की जीवन शैली, स्त्री और पुरुष के संबंध जो हमारे इंडिया में लीगलाइज्ड नहीं है, उस सब को छोड़ के बाकी आप उनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, उनका आगे बढ़ना कुछ हद तक अगली जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, चाहे वो थोड़ा फैशन हो, चाहे वो थोड़ा लाइफ़स्टाइल हो, जैसे कई लोग पुराने ज़माने में हम फ़िल्म नहीं जाते। मैं कहती हूँ जाइए। आप फ़िल्म जाइए, आप सीरीज़ देखिए, आप फ़ैशन भी कीजिए, और उसका भी तो दायरा सीमित करना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया ने इतना समाज को जो है इतना कुछ दिखा दिया। अगर 6 साल का बच्चा सोशल मीडिया पे वो चीज़ देख रहा है जिसका ज्ञान उसको 14 साल में होना चाहिए, वो तो छोड़ना पड़ेगा। वो तो छोड़ना पड़ेगा। उसमें कुछ हद तक वर्किंग रहते हुए पेरेंट्स, उनको कुछ वो लगता है दिमाग को, आप वर्क करो अपने, मेरी तरह अपने सपनों को पूरा करो, उड़ान दो। पर आप एक माँ या बाप हैं, उस पे भी कुछ अगर हम एक फ्रंट पे बहुत फेमस हो गए और हम बहुत ऊपर चले गए और वाह-वाही लूट ली, और 3 फ्रंट पे हम हार गए, तो मैं उसे सक्सेस नहीं कहती। तो थोड़ा-सा आपको कहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं जोड़ना पड़ेगा। मनीषा जी, आज ये महसूस करता हूँ कि कानूनन बच्चों की शादी की उम्र 18 और 21 है, लेकिन बच्चे अब लेट शादियाँ करना चाहते हैं। क्या राय है आपकी? मेरा ये मानना है सब बच्चे लेट नहीं करते, ये समाज ना 2 तबकों में बँटा हुआ है। एक तबका वो है जहाँ जल्दी शादियाँ होती हैं, जहाँ लड़कियाँ हाउसवाइफ होती हैं, होम मेकर होती हैं, या जो लड़का है अपने पिता के बिज़नेस में लग गया है, अपनी एग्रीकल्चर की लैंड सँभाले हुए है, या बहुत जल्दी लाइफ में सेटल हो गया है। लेकिन एक तबका वो है जो साइंटिस्ट बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहा है। 18 साल का बच्चा जब 12वीं करके निकलता है, आप अगर वकालत की बात करें तो 5 साल, और उसको कोर्ट में जाके फील्ड वर्क सीखने में 2 से 3 साल। एमबीबीएस की बात करें तो 5 इयर्स, और पीजी करने में
2 से 3 इयर्स का समय लगता है। सेम इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तो बच्चा 21 साल का तो अभी ग्रेजुएशन करके ही निकल रहा है, तो शादी जैसी ज़िम्मेदारी उसको डल जाएगी और फिर 2 साल में बच्चे हो जाएँगे, तो इंडिया विकास की तरफ कैसे जाएगा? तो उसको 2 तबकों में बाँट दीजिए। एक तबका ऐसा है जिसकी शादी 18, 19, 20, 21, 22 में हो जाए तो बेटर है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी-बुरी खबरें हम समाज में सुनते हैं कि भई ये कर लिया लड़की ने या लड़के ने वो कर लिया। जहाँ बच्चे उस तरह के करियर के इच्छुक नहीं हैं या उस तरह के सामाजिक और पारिवारिक परिवेश से नहीं आ रहे हैं या उनको जो करना है वो ऑलरेडी फैमिली में सेटल्ड है, कर दीजिए शादी। वो परिपक्व में 18 और 21 में। लेकिन जहाँ बच्चे कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ज़िंदगी सेट करना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ किसी भी लड़की या लड़के का करियर को मुकाम 26 साल तक मिल जाता। एक मुकाम, एक प्लेटफ़ॉर्म, एक खड़े होने की जगह मिल जाती है, चाहे वो कोई प्रोफ़ेशन, मेडिकल हो, वकालत हो, इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, कोई साइंटिस्ट हो। उस मुकाम में फर्दर मच बेटर करने के लिए 1 आध साल हो। लेकिन फिर भी वो उम्र में ये कभी भी सहमत नहीं हूँ कि वो उम्र शादी की 30 साल भी क्रॉस करे। मैं ऐसे विचार रखती हूँ कि 30 साल की उम्र तक किसी को 1 बच्चा करना है तो वो 1 बच्चा ज़रूर हो जाए, 2 करने हैं तो वो उस बारे में सोचे। क्योंकि 32-33 साल के बाद जो फिज़िकल चेंजेज़ औरत और आदमी में आते हैं, हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, उसका इफ़ेक्ट आने वाले बच्चे की हेल्थ पे, मेंटल या फिज़िकल हेल्थ पे आ सकता है, नंबर। ये मैंने स्टडी किया। नंबर 2, अगर हम फिर 32-33 साल में शादी आज की जनरेशन करेगी, अपने उन सोचों को, उस उड़ान को, उन सपनों को पूरा करने के लिए कि मैं 1 लाख पे लगाऊँ, मैं 5 लाख पे जाऊँगा। मैंने ये बीटेक कर लिया लेकिन मैं एमबीए करके वहाँ सेट होऊँगा। उस उड़ान के साथ हम कुछ पा रहे हैं तो कुछ खो भी। अगर हम 35 साल की एज में, 34 साल की एज में, 36 की में बच्चा करेंगे, तो जब तक वो बच्चा सेट भी नहीं होगा, सिर्फ़ ग्रेजुएशन करके निकला होगा या कर रहा होगा कोई बीटेट, एमबीए, उस वक़्त हम 60 क्रॉस करते हैं। तो एक तरफ हम अपने सपनों को पूरा करने में नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ खाइयाँ खोद के जा रहे हैं। तो मेरी तो सलाह है बच्चों से कि भाई आप अपना करियर ज़रूर बनाइए। हमने भी बनाया। आप 18 और 21 में जो वो तबका जो करियर ओरिएंटेड है ना दरअसल, लेकिन आप 25 साल की उम्र तक ये सोच लें कि मैं 1 साल में या 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में शादी कर लूँगा एंड बिफोर माय एज ऑफ 30 इयर्स मैं नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोच लूँगा। ताकि मैं 60 साल का हूँ तो मेरा बच्चा 30 साल का है और 30 साल की उम्र तक मैं सेट हो चुका तो वो डेफ़िनिटली सेट हो जाएगा। बहुत अच्छा। और सेहत का तो आप जानते ही हैं बोर्ड सा, सेहत तो कोरोना के बाद 45 से 55 के लोगों के हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो गई। अगर आपका बच्चा 8-10 साल का ही हुआ है, तो फिर ये तो बहुत मतलब बहुत ही दर्दनाक हादसा होगा, किसी के भी लीजिए। तो टाइम से शादी करें। मैं तो अपने नेक्स्ट जनरेशन ही है क्योंकि मेरा खुद का बच्चा 25 साल का है। उनको यही सलाह देना चाहती हूँ कि आप उड़ान भरो सपनों को, बहुत ऊँचे को। पर ज़िंदगी का एक ये भी सुख है, एम है और सामाजिक ज़िम्मेदारी है कि टाइमली शादी करके अगली जनरेशन की लीड रखना और ज़िंदगी के सारे फील्ड में, चाहे वो सामाजिक है, पारिवारिक है, चाहे वो करियर का है, उसमें भी तो सफल होना ज़रूरी है। एक सफल व्यक्ति तो वो ही है जो चारों कोनों से सफल हो, जी, सिर्फ़ करियर में सफल नहीं कहे। जी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मनीषा दी, जी। एक और कॉन्सेप्ट इसमें समाज में चल रहा है। जैन जी में अगर हम बात करें, लिव इन रिलेशन, इस पर आप अपने विचार रखें। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, मैं इसको लीगल वे में तो नहीं बताऊँगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन में आई डोंट लाइक लिव इन रिलेशन। विचार मेरे ये हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, एक भारतीय परिदेश होता है, एक परिवार होता है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। अ, अभी आपने एक शादी की उम्र की बात की थी। अगर 18, 20 या 21 साल की लड़की या 20-21 साल का लड़का लिविंग की तरफ बढ़े हैं,
3 साल आप लिव इन में रहे और यू डिसाइडेड कि वी विल नॉट प्रोसीड फर्दर, तो वो उम्र 28-29 हो गई। ये क्या गारंटी है कि अगली लिव इन भी सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग प्रोसेस में हम पाश्चात्य सभ्यता के तो लोग हैं नहीं, और थाईलैंड या यूएस या और कंट्रीज की तरह उस तरह की चीजें बाहर से सभ्यता का हिस्सा भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें लीगलाइज भी नहीं है। तो फिर वो पारिवारिक ढांचा, वो दाम्पत्य जीवन, वो अगली जनरेशन का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। तो पर्सनल लेवल पे मैं इसको एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं मान। जी, मनीषा जी बहुत अच्छी बात। आपको आज ऐसा दौर आया है, लड़की और लड़के दोनों साथ साथ जॉब कर रहे हैं, सहकर्मी हैं, बराबर में बैठ रहे हैं, कोई एजुकेशन है, चलिए तो पहले कॉन्सेप्ट है। ऐसे दौर में अब जहाँ जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, कोई किसी को, पेरेंट्स को भी नहीं दिक्कत है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब एक मर्यादित ही होना चाहिए सब? देखो, लड़की और लड़के का सहकर्मी के तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे काम करना, वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेल फीमेल होने का काम कैसा भी है, साथ जा रहे हैं, वो डिफरेंस भी मैं नहीं समझती। जी। किसी भी चीज की मर्यादा व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, खुद अपनी मर्यादा तय करनी हो, कोई और वो मर्यादा तय नहीं कर सकता। अगर आप बाहर निकले हो, बाहर के समाज में, तो यहाँ तो आज एक मिला है या मिली है, कल दूसरा मिलेगा या मिलेगी। जी, मर्यादा तो आपको खुद ही तय करनी है। समाज में आना तो जीवन में एक ही है, या आनी तो जीवन में एक ही है। ये सभ्य समाज का कॉन्सेप्ट है भारत में। तो वो मर्यादाएं खुद को तय करनी है, आपको किसके साथ कितना, कहाँ, कैसे। मैं सच सच गौर साहब ये भी समझती हूँ कि एक ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि ये लड़का और लड़की काम कर रहे हैं, और ये साथ काम कर रहे हैं, और ये साथ किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, या इनको साथ किसी जगह देखा गया है कि वो गलत ही है। यहाँ भी मैं ऑब्जेक्शन करूंगी। हमेशा गलत नहीं होता। एक लड़का लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बेशक। अच्छे सहकर्मी हो सकते हैं, अच्छे एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर करने वाले हो सकते हैं। हमेशा असभ्यता हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये सिर्फ चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए कि हमारी मर्यादा कितनी है, और हमें कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी, और किसके साथ हमको जोड़ना है, ये खुद की मर्यादा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। इस पे कोई कमेंट, कोई इंडिविजुअल बहुत अच्छी। आप क्रिमिनल स्ट्रीम में भी काम करते हैं। डिफरेंट टाइप के अपराधी आते हैं। क्या कभी आपने अपराधियों को माइंडसेट को पढ़ा, महसूस किया, उस पर होमवर्क किया? अ, ऐसा है गॉड साहब, अपराधी की भी दो कैटेगरी मैंने देखी है। एक तो होते हैं जिन जो लगातार क्राइम कर रहे हैं, जिनकी उनका माइंड सेट ही जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है, हैबिचुअल क्रिमिनल है। हार्डकोर। एक चाकू मारा, हार्डकोर से भी हल्के, दूसरे को भी चाकू मारा 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद फिर मार दिया, या सीरियल किलर हैं, या डेकोइट हैं, या रेपिस्ट हैं, या मर्डर 1 करा 2 करा। वो एक क्रिमिनल कैटेगरी है डिफरेंट, जो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ ही चल रहे हैं। मगर क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है, अपराध कभी-कभी अचानक से हो जाता है, बिना सोचे समझे हो जाता है, हालात की देन पे हो जाता है। कोई पति अगर अपने घर आया और पत्नी को किसी गलत अवस्था में किसी अनजान व्यक्ति के कर देख लिया, तो वो एक मोमेंटरी चीज होती है, अपराध हो गया। और ये अच्छी पिक्चर आई थी रुस्तम, अगर आपने देखी हो, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो वो अपराधी है, कानून की नज़र में अपराध जो करता है वो अपराधी है। या मैं जैसे प्रिवेंशन कन्वर्शन एक्ट के केसेस हैं, किसी पब्लिक सर्वेंट ने कल ही मेरे पास आया, 2 लोगों की गलमेल हो गई है बैंक में, और शाम को मानिए मैनेजर साहब के साइन होना, बिना ये देखे रूटीन में साइन हुआ, ये पता चला हम बनी एक किसी खाते थे, अपने खाते में ट्रांसफर हो गई। तो उनको पता भी नहीं है अपराध हो गया, वो केस फेस कर रहे हैं, या कहीं जल्दबाजी में साइन मार दिए और पता ही नहीं चला। मैंने पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर का ऐसे सीबीआई का केस किया था
केवाईसी का पूरे इंडिया में घोटाला हुआ था। उन्होंने भी साइन कर दिए थे, जो पोस्ट मास्टर साहब थे, और ये भी नहीं देखा, रूटीन सिग्नेचर जो शाम को मारते चले जाते हैं। तो मैं उनको आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं मानती। उनका तो मैं ये सोचती हूँ उनसे एक बोनाफाइड मिस्टेक हुई है या ऑफिशियल इरेगुलरिटी हुई है, और क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं अपने भारतीय कानून से, जी। अपने क्रिमिनल लॉ से या अदरवाइज किसी भी लॉ से, तो इसलिए वो अपराधियों की श्रेणी में आ गए, पर वो क्रिमिनल नहीं है, वो बाय मिस्टेक इरेगुलरिटी वो फंस गए। मनीषा जी, जी। क्रिमिनल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप। जी। उसके संदर्भ में क्या कभी-कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली प्रोटेक्शन पर भी हमें गौर करना पड़ता है? कुछ हद तक अगर हम अपने दायरे में वकालत कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम मुझे फ़ील हुआ है, पर कुछ मोमेंट पे मुझे जब बच्चा 3-4 साल का था, मुझे फ़ील हुआ था, जिन केसेस के मैंने नाम लिए, उनमें से एक आध केस में ऐसे क्रिमिनल्स थे, और क्योंकि मैं बड़ी शिद्दत से अपना काम करती थी और मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेज़ेंट कर, तो 1-2 बार वो मेरी मानसिक अवस्था हो सकती है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं, या मैंने अपने घर में बड़े-बड़े दरवाजे लगा दिए थे। वो मेरी मानसिक अवस्था या मेरी सोचों का हिस्सा हो सकती है, पर वो एक मेरा अपने आप को सेव करने का प्री प्रोटेक्शन प्लान भी हो सकता है। अलर्ट मोड पे तो रहना ही चाहिए, हालाँकि ऐसा कोई हादसा कभी हुआ नहीं है। मगर ये अनकॉन्शियस माइंड में कभी रहा। मेरे 30,000 बोर्ड में मेरे वकालत में आने से पहले एक बहुत फेमस लॉयर थे, उनके नाम पे हमारे यहाँ कई ब्लॉक वगैरह भी बने हुए हैं। उनका मर्डर उन्हीं की क्लाइंट ने की। क्रिमिनल के बहुत बड़े लॉयर। ऐसे ही एक और बहुत बड़े लॉयर थे जो मेरे प्रैक्टिस में आने के बाद थे नंबर 1 लॉयर, मैं उन्हें कहती हूँ। उनका भी मर्डर किसी ऐसे ही इंसान ने किया था। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी 10, 20, 50 सालों में हो भी सकता है। अलर्ट तो हर इंसान को रहना ही चाहिए। ये कहानियाँ एक अधिवक्ता की नहीं सुन रहे थे। आपने सुना एक हौसले के कानून को, आपने सुना कानून की बुलंद आवाज को, आपने सुना महिलाओं की एक उम्मीद को। थैंक यू वेरी मच।